हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग परमाणु चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक हम परमाणु चैप्टर में सबसे पहला थॉम्सन परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन पढ़ा, और फिर रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, और फिर बोहर की परिकल्पनाएं जो तीन थी उनके बारे में पढ़ा। और आज हम इस चौथे वीडियो में परमाणु चैप्टर के चौथे लेक्चर में आज हम सब लोग हाइड्रोजन सदृश यानी हाइड्रोजन जैसे मतलब जिनके पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बोहर का सिद्धांत क्या था। तो हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बोहर ने त्रिज्या बताई एनवी कक्षा में, जहां पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो या फिर जिसको हम स्थायी कक्षा कहते हैं। तो स्थायी कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं उनका वेग क्या होता है, और स्थायी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, इसका इन तीन चीजों का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक परमाणु लिए। कौन सा परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु है, और किसी भी नाभिक में जो आवेश होता है, नाभिक का जो आवेश होता है, किसी भी नाभिक का जो आवेश होता है वो प्लस का जेड होता है। कितना होता है? प्लस का जेड ई। जेड होता है परमाणु क्रमांक, ई होता है एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी ये चीज रदरफोर्ड ने बताया भी था, और ये हमने लिखवाया भी था, बताया भी था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि किसी भी नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्लस का किसी भी नाभिक पर जो आवेश होता है वो प्लस का जेडी होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन सदृश से हाइड्रोजन जैसा परमाणु है, तो उसके बाह्य कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान कितना है हमारे पास? m दिया गया है, और ये कितने वेग से घूम रहा है? v वेग से। कितनी त्रिज्या? कौन सी कक्षा है? क्लियर नहीं है भाई, कक्षाएं बहुत सारी है, स्थायी कक्षाएं कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकता है, वो अलग बात है। तो स्थायी कक्षा है, और वो स्थायी कक्षा का नाम हमने क्या नाम ले लिया? Rn है, और इसमें वेग कितना है? Vn। n होता है मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षाओं की संख्या। अगर पहली कक्षा में घूम रहा होगा तो R1 का n का मान 1, दूसरी कक्षा में होगा तो n का मान 2, तीसरी कक्षा में होगा तो n का मान 3 होगा। तो ये जब घूमेगा तो सबसे पहली चीज ये है प्लस का आवेश, और ये है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही माइनस का आवेश। इन दोनों में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूमेगा अगर किसी भी कोई भी वृत्तीय गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अगर कोई भी कण, कोई भी आवेश वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है। केंद्र की ओर क्या लगता है? एक बल। ठीक है, और उस बल का नाम होता है अभिकेंद्र बल। कोई भी अगर एक गोल गोल आप साइकिल घुमाइए कहीं पर भी, तो फिर अंदर की ओर कोई एक महसूस होगा बल लग रहा है, और वही बल होता है अभिकेंद्र बल। और वो कभी खुद उत्पन्न नहीं होता, वो किसी दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। और यहाँ पर घुमाने का काम कौन कर रहा है? भाई घूम तो रहा है विवेक से, लेकिन खींचने का काम कौन कर रहा है? ये नाभिक। ये नाभिक ही तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो विद्युत बल है वो दरअसल किसका काम कर रहा है? अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। ठीक है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल हम क्या कह सकते हैं? आवश्यक अभिकेंद्र बल किसको? इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल किसके द्वारा मिलेगा? विद्युत बल द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत बल। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है उसका नाम है यहाँ पर विद्युत बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। अब भैया v क्या है? v है वेग कौन सी कक्षा का? किस कक्षा में घूम रहा है? nv कक्षा। भाई n बराबर कोई भी कक्षा हो सकती है, nv कक्षा में। तो वेग क्या हो जाएगा? vn, और त्रिज्या क्या हो जाएगी? rn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? विद्युत बल का फार्मूला पढ़ा गया था, कितना होता है? 1/4πε0, और इंटू पहला आवेश कौन सा है? जेडी, और दूसरा आवेश कौन सा है? दूसरे के रूप में कौन सा आवेश लिया जा रहा है? किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का। तो ई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? Rn का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। K कांस्टेंट इंटू Q1 पहला आवेश कौन सा है? Jd, Q2 दूसरा आवेश कौन सा है? E,
और बटे दोनों के बीच की दूरी क्या है, rn का स्क्वायर। ठीक है भैया। अब यहाँ पर बात की जाएगी कि माइनस का क्यों नहीं लिया गया, भाई इसका आवेश प्लस का लिया गया, इसका आवेश माइनस का क्यों नहीं लिया गया। तो प्लस और माइनस दिशा बताने में चले जाते हैं। यहाँ प्लस और माइनस क्या बताती है, दिशा। प्लस माइनस के कारण आकर्षण बल लग रहा है, तो ये प्लस माइनस दिशा में चले जाते हैं और बचता है केवल मान मान। यही अगर इस बल अदिश राशि होती तो हम चिन्ह लिखते हैं, लेकिन बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि ये चिन्ह क्या बताते हैं, दिशा को बदलने का काम करते हैं, दिशा बताने का काम करते हैं। तो चिन्ह बताने चला गया दिशा, और बचा कौन, केवल मान बचा। ठीक है यार। अब एक rn से एक rn कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, अगर हम इसका n से गुणा भी करा रहे हैं, इसको हम किससे गुणा करा रहे हैं, m से गुणा। क्यों करा रहे हैं अभी देखना। तो यहाँ m से गुणा कराएंगे तो m vn का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर m, और अपान में कितना हो जाएगा Rn। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोहर की परिकल्पना क्या थी, बोहर की परिकल्पना से, बोहर की परिकल्पना से कौन सी, दूसरी वाली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग जिसको हम L से लिखते हैं, और जो कि क्या होता है mvr होता है, mvr वो किसके बराबर होता है, NH/2 पाई के बराबर। ठीक है। पहली भी ये परिकल्पना हो सकती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग mvr, जिसको हम कोणीय संवेग को mvr से प्रदर्शित करते हैं, या L से लिखते हैं, J से भी लिखते हैं, NH/2 पाई के बराबर होता है। m क्या होता है, कक्षाओं की संख्या। यहाँ कौन सी कक्षा की बात हो रही है, nवी कक्षा, तो वेग किसका होगा, nवी कक्षा का, त्रिज्या क्या होगी, nवी कक्षा की होगी। m किसका है, इलेक्ट्रॉन। भाई कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से समझिए, अगर कोई वृत्ताकार, कहीं पर भी वृत्ताकार गति हो रही हो, इलेक्ट्रॉन दो तरीके की गति करता है, एक तो वृत्ताकार गति भी करता है, वृत्ताकार गति करता है, और एक तो घूर्णन गति भी करता है। चुंबकत्व तो चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ। ठीक है। ये हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, यहां से mvm ये rn को नीचे भेज देंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगी हमको वैल्यू, ये मिल जाएगी mvn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा nh, और अपॉन में 2 पाई, ये rn इधर नीचे आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर अगर कर देंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास, इधर हम देख लेते हैं। अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा mvn का होल स्क्वायर, और बराबर इधर n स्क्वायर h स्क्वायर, और बटा स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 पाई का स्क्वायर rn का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, सेकेंड। अब ध्यान से देखेंगे, समीकरण फर्स्ट का LHS और समीकरण 2 का LHS सेम है, तुलना करा देंगे, या mv का मान उठा करके यहाँ पर रखते स्क्वायर के रूप में, तब भी वही आता। तुलना कराएंगे समीकरण 1 और 2 की बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, अब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर rn स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में जेडी स्क्वायर m, और अपॉन में कितना हो जाएगा rn। एक rn से एक rn फिर से कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब इसको पलट देते हैं, पलट दीजिए, rn गया ऊपर, rn कहां चला गया ऊपर, पाई, एक पाई भी बचा ना rn, और बटे में कौन आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर, और बराबर में कितना आ गया ZE स्क्वायर m, और अपॉन में कितना है देखो एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, इसको कहां भेज देते हैं, ऊपर। अच्छा रुक जी, थोड़ा सा इधर भी पलटना था। तो ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया ऊपर, और तो नीचे कुछ बचा नहीं, और जेडी स्क्वायर m कहां गया नीचे। अब
ये दोनों चले जाएंगे ऊपर और पाई को कहां भेज देंगे, नीचे। तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर एन की। आर एन बराबर एनवी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, पहली कक्षा में भी एन का मान 1, विच इज क्लियर। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई नीचे आ जाएगा जेड ई स्क्वायर एम पाई। ये बन गया आप लोगों का डेरिवेशन, एनवी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेग। ये पहला डेरिवेशन है इसका, त्रिज्या भी है, माफ कीजिए, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या या एनवी कक्षा की त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो भाई एन तो कक्षाओं की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एच प्लांक नियतांक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, जेड भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कांस्टेंट, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, पाई का मान 3.14 कांस्टेंट। यानी आर एन जो होता है, आर एन जो होता है वो एन स्क्वायर के क्या हो जाएगा, समानुपाती। यानी जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है भाई ये दूरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बस यही चीज यहाँ पर बतानी है। अब एक चीज और है, ये तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु जेड बराबर कितना आ जाए, 1। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का मान 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर अगर आर एन बराबर करें तो ये होता है एन स्क्वायर और इनटू में ये जो वैल्यू एन की वैल्यू अगर 1 डाल दें, एन की वैल्यू कितनी डाल दें, 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर और ये जो पूरी वैल्यू बच रही है, ये जो पूरी वैल्यू बच रही है ये R1 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। लेकिन अगर n डालेंगे तो ये Rn, यहाँ n का स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू थी, Rn की वैल्यू थी, R1 की वैल्यू थी, ठीक भैया। ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू। और R1 कितना होता है, R1 कितना होता है, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, R1 की वैल्यू होती। तो यहां से ये इतना फार्मूला आप लोग ला सकते हैं। अच्छा कुछ जगह अगर किसी दूसरे एटम की बात होगी तो फिर बटे में क्या लिख दिया जाता है, जेड को भी यूज में ले लिया जाता है। भाई हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होगा, अगर हीलियम की बात करेगा तो जेड का मान कितना डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो ये एन का मान अगर 1 डालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो R1 की वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू होती 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये टोटल सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन 2 डालेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, बाकी ये इतनी वैल्यू किसकी है, R1, ठीक। अगर 3 डालेंगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर, बाकी ये वैल्यू R1 की, भाई n है तो n स्क्वायर, बाकी ये जो पूरी वैल्यू है इतनी वैल्यू, भाई 1 n का स्क्वायर R1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए इतनी होती फिक्स है हाइड्रोजन एटम। बाकी अन्य के लिए जो होती है वो उसके लिए हम ये फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। बाकी इतना जो था ये हमारा दरअसल R1 ही है, क्लियर बात। अब चलते हैं देखते हैं वेग का डेरिवेशन क्या होगा। चलिए अब हम वेग का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यही सेम वही चीज, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत बल से प्राप्त होगा, जो अभिकेंद्र बल है वो कौन प्रदान करा, विद्युत बल, ठीक है। तो mv स्क्वायर अपान r जो होता है विकेंद्र बल के फार्मूला होता है, 1/4 q1 q2 अपान r स्क्वायर होता है हमारा विद्युत बल। एक r से एक r कैंसिल हो गया। यहाँ से किसकी वैल्यू मिली थी हमको, mvn स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू jd स्क्वायर अपॉन rn। इक्वेशन नंबर कौन सा बना दिए। अच्छा rn को जब हम इधर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, यहां से क्या बचेगा, केवल jd स्क्वायर, Rn को यहां पर हम उठा कर ले जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर। अब क्यों ले जा रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। बोहर की परिकल्पना क्या थी, बोहर की परिकल्पना ये थी कि बोहर ने हमें ये बताया था कि रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक, जो L होता है यानी MVN, L हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, Rn ये जो होता है ये NH/2 पाई के बराबर,
इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, एलएचएस एलएचएस भाग, आरएचएस आरएचएस भाग। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। तो एम वी एन स्क्वायर आर एन, एलएचएस का एलएचएस से भाग, एम वी एन आर एन बराबर, यहाँ पर कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया जेडी स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बटे में कितना NH अपॉन 2 पाई। क्लियर, एक V से एक V खत्म, M से M खत्म, RN से RN खत्म। अभी जो पिछला वाला डेरिवेशन था उसमें V हमने गायब किया, इस वाले डेरिवेशन से RN गायब करेंगे, तो यहाँ से केवल कितना बचा V, यहाँ से पाई खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, तो ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहां से कौन बचा Vn, और बराबर में इधर कौन बचा जेडी स्क्वायर, और नीचे से तो कुछ जाएगा नहीं ऊपर, अब कौन बच रहा है नीचे 2, और फिर क्या बच रहा है NH एप्सिलॉन नॉट। ये बच गया हमारा, डेरिवेशन हो गया वेग का। ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 2 कांस्टेंट, n कक्षाओं की संख्या, h प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम कह सकते हैं Vn व्युत्क्रमानुपाती है तो इसके n के। भाई इन सभी, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है ना, तब जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, यानी कि H इक्वल्स टू, फॉर हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम की बात होगी। अगर कोई अन्य एटम होता तो फिर हम जेड की वैल्यू 1 नहीं डाल पाते, जेड वैसे का वैसा लिखते। ठीक, तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वेग का मान क्या होगा, n का मान बढ़ेगा तो वेग का मान घटेगा। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी ये वेग घटेगा। क्यों? क्योंकि जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कम होगा। पास में था तो बल ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाएंगे नाभिक से इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे वेग कम हो जाएगा, बल कम लगने के कारण वेग कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दें, n की वैल्यू 1 डाल दें तो ये कितना हो जाएगा Vn V1 इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर, और अपॉन में 2 NH, n की वैल्यू 1 होगी, H एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी हो गई V1 की वैल्यू। अब यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे तो Vn क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल्स टू जेडी स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट, जेडी स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, V1, और बटे में कौन बच रहा है, यहाँ पर m बच रहा है। याद रखिए ये हम हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अन्य एटम होता तो जेड की वैल्यू हम डालते, किसी अन्य एटम के लिए क्या होता, ये विदाउट एच, यानी एच के लिए ना, ठीक है, एच का है ही नहीं, एच है ही नहीं, हाइड्रोजन एटम की बात ही नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगी Vn की वैल्यू, Vn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जेड की वैल्यू, और बटे में कितना है n की वैल्यू, और ये हो जाएगा V1। अच्छा, V1 का कुछ मान भी होगा, V1 का कुछ मान भी होगा। V1 का जो मान होता है, V1 का जो मान होता है 2.18 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर अगर हम यहाँ से V1 की ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.18 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ये था वेग का डेरिवेशन। चलिए अब हम ऊर्जा का डेरिवेशन भी देख लेते हैं इसी। यहाँ पर देख लीजिए भैया, जो 10 की घात 7 है वो दरअसल 6 है। अच्छा, बहुत से जो बुक है बालाजी से जिससे हम पढ़ा रहे हैं उसमें 2.2 है, ठीक है, तो समथिंग में यही मान लीजिए 2.18, कुछ बुक में है कुछ जगह यहाँ पर तो 2.2 भी ले सकते हैं, 2.18 वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 की घात 6 होगा। ठीक है, अब हम आगे का डेरिवेशन क्या करेंगे कि आगे का जो डेरिवेशन हमारा है उसमें हम सब लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर में कितना समय लगा, और साथ ही साथ आवृत्ति क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, आवृत्ति देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल है nवीं कक्षा में, आवर्तकाल nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल
इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब है एक चक्कर में लगा समय। टी बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चार। एक चक्कर की जो दूरी होती है वृत्ताकार पथ की, एक चक्कर की दूरी कितनी होती है, 2πr। कौन सी कक्षा की, एनवी कक्षा की, तो आर एन रख देंगे और बटा दूरी बटा चाल। चाल कितनी है, वी एन। और ये वैल्यू डाल करके हम सब लोग, ये वैल्यू डाल करके हम सब लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल। हमको क्योंकि आर एन भी पता है और वी एन भी पता है। अगर हम आवृत्ति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये डेरिवेशन पूछे तो नहीं जाते लेकिन इसके न्यूमेरिकल आने की संभावना। आवृत्ति बराबर क्या होता है, एक बटा आवर्त काल। इसकी कई बार हमने बताए थे, परिभाषा भी बताई है, चुंबक में भी बताया है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी बताया गया था जब हम सब लोग साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी बताया गया था। ठीक है, तो चेंज करेंगे, बटे कटे यानी कि वी एन चला जाएगा ऊपर और 2πrn कहाँ जाएगा, नीचे। ये हो गई हमारी आवृत्ति का। ठीक, आर एन और वी एन की वैल्यू हम डाल करके आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की आवर्तकाल यानी एक चक्कर में कितना समय लगेगा ये है, और आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर इलेक्ट्रॉन मारेगा, इसकी बात होगी ये इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अगर कोणीय आवृत्ति निकालनी होगी तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय आवृत्ति कोण के आधार पर, कोणीय आवृत्ति को कोणीय चाल भी कहते हैं। कोणीय आवृत्ति को हम ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है, 2πf। एफ की वैल्यू डाल देंगे, 2π, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Vn अपॉन 2πr1 Rn। ये 2π से 2π खत्म, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी Vn अपॉन Rn। ये हो जाएगी कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल। ठीक है, V इक्वल्स टू आर ओमेगा का फार्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, तो दोनों लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम ऊर्जा देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आगे के टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले कौन कौन सी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तो गति करते रहते तो गतिज ऊर्जा होगी ही होगी। साथ ही साथ एक आकर्षण बल कार्य करता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, उसके कारण यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लगती है। ठीक है, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो उसके लिए उसको कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसके लिए वो कुछ कार्य करता रहेगा। इसलिए यहाँ पर उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर दो आवेश कहीं पास पास लाते हैं तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थायी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की हो गई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। कौन सी कक्षा की बात हो रही है, एनवी कक्षा की, तो mvn² हो जाएगा। अब vn बराबर क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था vn इक्वल्स टू ze² अपॉन 2nh इप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल्स टू 1/2 mv, n का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो z² e की पावर 4 बटा नीचे स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 m² h² इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल्स टू 2 चौके ऊपर सबसे पहले लिखते हैं z² e की पावर 4 m अपान 4 दूनी 8 n² h² इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो गई गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा, तो ये है परमाणु, नाभिक, आवेश जड़ी, यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन, दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, Rn,
कितने वेग से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वीएन, एनवी कक्षा की बात हुई ना। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश अगर Q2 है, तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, U। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/4πε0, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, और बटे दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। अब एक चीज यहाँ देखना है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो चिन्ह के साथ जो भी आवेश का चिन्ह होगा ऊर्जा उसे ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो U बराबर 1/4πε0, पहले आवेश के रूप में, कौन है, Zd, भी प्लस का गुणा, दूसरे आवेश के रूप में किसको लिया गया, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, माइनस का ई, जो भी चिन्ह होगा वही उसी के साथ रखिए, अदिश राशि, दोनों के बीच की दूरी क्या है, Rn। अब Rn बराबर पढ़ा क्या गया, Rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर m पाई, ये होती है Rn की वैल्यू। अभी हम सब लोगों ने डेरिवेशन किया था, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। अब ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन, भाई ई और ई गुणा होकर के ई स्क्वायर, आर एन कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेडी स्क्वायर एम पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का ऊपर कितना, जेड, जेड का जेड से गुणा, जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ई स्क्वायर पहले से था, ई की पावर 4, जेड ई की पावर 4 एम अपॉन 4, ठीक, 4 है। फिर कौन है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये मिल गई स्थितिज ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा, ई बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी है हमारे पास, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक, कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, और अपॉन में कितना है 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर सभी चीजें का नाम, जेड स्क्वायर यहाँ, ई की पावर 4 यहाँ एम, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ बटे का कितना है 8, और यहाँ पर कितना है, बटे का 4। तो एक चीज याद रखिए, 1/8 से अगर 1/4 घटाएंगे तो कितना बचता है, माइनस का 1/8, ये चीज याद रखिए। भाई 2 से गुणा 2 से भाग कराइए, यहाँ पर 2 चौके 8, 8 यहाँ 8 है, इसलिए 2 कम 2 माइनस 1 प्लस माइनस, तो यहाँ से ऊर्जा का फार्मूला आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एम अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गई तुमको ऊर्जा का फार्मूला। अब यहाँ माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, किसी की भी एनर्जी कौन सी कक्षा की है, एनवी कक्षा की है ना, तो En लिख सकते हैं, सफिक्स में n जोड़ दीजिए, एनवी कक्षा की बात हो रही है। माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, माइनस चिन्ह स्थायित्व की व्याख्या करता है, किसी की भी ऊर्जा अगर माइनस है वो स्थायी होता है। आप अगर उधार ले लेंगे किसी से तो आप एक जगह स्थायी हो जाएंगे, अगर किसी तरीके से आपको रुपए इकट्ठा बहुत सारे मिल जाएंगे तो आप अस्थायी हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को यही ऊर्जा अगर दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो जाता है, और यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी।
इतने की कमी होती, इसलिए वो वहीं पर घूमता रहता है। ठीक है, वो अलग जा नहीं पाता है। ठीक है, ये चीज माइनस है, इसलिए वो नाभिक में गिरता भी नहीं, क्योंकि जा ही नहीं पाएगा। वो ऊर्जा अगर उसको मिलेगी तो वो सबसे पहले बाहर भागने की कोशिश करेगा, नाभिक में तो गिरेगा ही नहीं, ये तो चांस हो ही नहीं सकता है ना। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का मान कितना होता है? 1। ई का मान कांस्टेंट, एम इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट 8 अचर है, एन कक्षाओं की संख्या, एच प्लांक नियतांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो अगर एन की वैल्यू 1 डाल दी जाए, कितनी डाल दी जाए? 1। और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब E1 कितना हो जाएगा? E1 बराबर माइनस का जेड का मान 1, एन स्क्वायर 1, कितना आ गया? ई की पावर 4 एम अपॉन ई की पावर 4 अपॉन 8, एन की वैल्यू 1, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, डेरिवेशन में पढ़ेगी। अब हम कह सकते हैं En अगर बराबर कितना होता है? माइनस का 6। ठीक, 13.6 किसकी वैल्यू है? देखो कौन कौन आया, केवल एन स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जेड स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो एन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, जेड और एन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी की वैल्यू क्या थी? E1 यानी माइनस का 13.6 गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी ऊर्जा का सूत्र है। एनवी का चिन्ह किसी भी परमाणु के लिए, क्योंकि जेड का मान हमने यहाँ पर दिखाया हुआ। ठीक है, बस इतना डेरिवेशन था। अब इसी को आगे पकड़ करके हम चलेंगे। सबसे पहले रेडबर्ग नियतांक क्या होता है, फिर उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। बस यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।